आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। तो यही है, मतलब हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखना कि नर्वस टिश्यू का जो मतलब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारे फर्स्ट सब यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। तो कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे। तो उसमें ये मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको ये बताया कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाती हैं। देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है कि स्पाइनल नर्व, उसकी ब्रांचेस, देन क्रेनियल नर्व, उसकी ब्रांचेस, देन क्या आ जाती हैं, सेंसरी नर्व आ जाती हैं। देन उसके बाद फिर से मैंने आपको बताया इफरेंट एंड एफरेंट नर्वस सिस्टम के बारे में बताया, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, तो उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, दो प्रिंसिपल सेल से बना हुआ होता है, दो मेन सेल से बना हुआ होता है। तो पहला कौन सा है, न्यूरॉन एंड देन न्यूरोगिलिया। अब ये न्यूरॉन क्या है, न्यूरोगिलिया क्या है। तो जब हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, नर्व सेल की बात करेंगे। और यही क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। और ये स्पेशलाइज्ड किसके लिए होता है, रिस्पॉन्स के लिए होता है, कोई भी फिज़िकल हो या केमिकल हो। देन उसके बाद ये पोजेस करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटिबिलिटी। अब मैंने इलेक्ट्रिकल एक्साइटिबिलिटी का नाम लिया तो इट मीन्स इसके पास क्या होगा कि कुछ चार्जेस वगैरह होंगे, और उसी चार्जेस की वजह से इसके पास क्या होगी कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटिबिलिटी होगी। देन उसके बाद उसी चार्जेस की वजह से ये क्या कर जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। मतलब ये क्या करता है कि मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो न्यूरॉन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिनको हम पेरिफेरल न्यूरॉन कहते हैं। देन इसकी स्पीड क्या होगी, 0.5 टू 130 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। देन उसके बाद अब न्यूरोगिलिया क्या है, नर्वस सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब न्यूरोगिलिया क्या है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि न्यूरोगिलिया कहेंगे या गिलिया सेल कहेंगे। गिलिया का मतलब ये होता है कि ब्लू, मतलब ये वार्ड गिलिया, गिलिया से ही मतलब लिया हुआ है ब्लू। तो अब ये काम क्या करता है कि स्पोर्ट का काम करता है, नरिशमेंट का काम करता है। देन उसके बाद प्रोटेक्ट करता है किसको, नर्वस सेल को प्रोटेक्ट करता है। और ये कंडक्ट करता है क्या, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये कहाँ से मतलब रिलीज़ करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह से रिलीज़ होता है। जो भी मतलब एक्शन पोटेंशियल होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, तो उनको ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। और ये भी रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, मतलब एक्शन पोटेंशियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए थ्रू नर्व फाइबर। और ये क्या करता है कि मतलब ज़्यादातर मतलब स्टिमुलस जो होता है इसका क्या आता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके होता है। मतलब जो भी इनिशियल एंड एक्शन पोटेंशियल होगा, मान लो कि अभी मतलब हमने कभी हाथ किसी मतलब हार्ट चीज़ पे लगा दिया है, तो हमारा क्या करेगा, जो नर्वस सिस्टम होगा वो एकदम से माइंड में ब्रेन को लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, और हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है कि हार्ट है, हमें वहाँ से अपना हाथ उठाना चाहिए। तो इस किस्म की जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारे के सारा नर्व सेल और न्यूरोगिलिया क्या करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। देन उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले डेंड्राइड होंगे इसके पास, और इसका जो सेल बॉडी होगी वो आप देख सकते हो कि बीच में क्या है कि न्यूक्लियस है। देन उसके बाद इसके पास साइटोप्लाज्म है। देन उसके बाद अब ये जो मतलब साइटोप्लाज्म से एक्सटेंशनल हो रही है बाहर की तरफ, तो हम इसको क्या कहेंगे, हिल लॉक्स कहेंगे, एक्सॉन हिल लॉक कहेंगे। देन उसके बाद माइसिलिन शीट होती है। देन उसके बाद एक्सॉन होता है, एक्सॉन बीच में होता है। और उसके बाद बीच में क्या होते हैं कि नोड होते हैं, उनको हम कहते हैं नोड ऑफ रिवराइन। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, जिनके आगे क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, जिनके आगे क्या होते हैं, सिनेप्टिक लोब होते हैं, या लोब, सिनेप्टिक लोब होती हैं, जिनको हम सिर्फ लोब भी बोल सकते हैं। तो अब इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे कि सेल बॉडी में क्या होता है, एक्सॉन में क्या होता है, कौन कौन सी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो पाई जाती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले सेल बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिकैरियन बोल सकते हैं, पेरिकैरियन। और ये कंटेन क्या करती है, साइटोप्लाज्म कंटेन करती है। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होंगी, इसकी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया।
अब इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसके पास कुछ क्लस्टर होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, प्रोमिनेंट क्लस्टर होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेजल्स बॉडी बोलते हैं, नेजल बॉडी। देन उसके बाद अब ये जो सेल है ये क्या यूजुअली कहाँ पे, मतलब ये जो सेल होते हैं ये क्लस्टर में, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हम देखें तो वहाँ पे क्या होते हैं कि क्लस्टर की फॉर्म होते हैं, और उन्हीं क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं कि गेंगलिया बोलेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होता कि गेंगलिया क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरोगिलिया क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं से कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। देन उसके बाद अब ये जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं कि दो तरह के, मतलब जो नर्व प्रोसेसेस होते हैं, मतलब पोजेस करते हैं, जो इमर्ज मतलब निकलते हैं किसी उसकी उसी की बॉडी से निकलते हैं, सेल बॉडी से निकलते हैं। अब ये कुछ क्या होंगे कि मल्टीपल डेंड्राइड होंगे, और कुछ होंगे क्या सिंगल एक्सॉन होंगे। जो मतलब जो मल्टीपल डेंड्राइड होंगे वो रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, मतलब ये एक किस्म की क्या लेके आएंगे, इनपुट लेके आएंगे किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब ये जो एक्सॉन है ये क्या है कि सिलेंड्रिकल होता है, और उसके बाद कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को, और मतलब एक जगह से इंस्ट्रक्शन मतलब लेके जाना, दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन लेके इंस्ट्रक्शन लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका काम ही यही होता है सिंगल एक्सॉन का। देन उसके बाद अब एक्सॉन, एक्सॉन भी क्या होता है कि कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करता है, न्यूरोफाइबर्स कंटेन करता है। और जैसे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट नहीं होती तो सिंथेसिस इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, और इसी के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं। और अब साइटोप्लाज्म होगा तो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, तो उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, एक्सोलीमा बोल सकते हैं। लीमा का मतलब ये होता है शीट या हस्क बोल सकते हैं, ये बीच में आर लिखा हुआ है मैंने, शीट और हस्क ये वाला। तो उसके बाद अब ये जो एक्सॉन होते हैं इसके मतलब एक्सॉन के जो ब्रांचेज होते हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं, एक्सॉन कोलेटरल्स बोल सकते हैं, कोलेटरल्स। अब ये जो एक्सॉन कोलेटरल्स हैं ये फर्दर फिर डिवाइड होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं फिर डिवाइड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब जो नर्व सेल होता है वो मतलब कैसा होता है। तो अगर इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, मेन मेन चीज़ें लिखनी है। आपकी जो बुक है वो उस पर ज़्यादा दिया हुआ है, तो मैंने आपको जो मेन मेन चीज़ें थी उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अगर किसी को नोट बनाने हैं तो वो नीचे में ये पेज मैंने डाला हुआ है, तो अगर कहीं किसी को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है तो इससे पढ़ सकता है। तो वैसे मैंने ये जो सारे का सारा जो मतलब ये इधर लिखा हुआ है इस पेज पे, तो ऊपर मैंने समरी बता दी है इसकी। तो अगर आप नोट बनाना चाहते हैं खुद के तो इससे बना सकते हैं। तो ये होता है एक्सॉन का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद जो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो सारे का सारा जो कंटेंट है वो मैंने इधर से ही लिया हुआ है, तो अगर किसी को बनाने में नोट तो इधर से बना सकता है। और उसके बाद अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ सकता है। और उसके बाद आप जो सेकंड यूनिट का मैंने मतलब डाइजेशन वाला था, तो आप उसके टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूँ, और जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन बेसिस होगा। अगर आपकी क्लास लगी तो ऑफलाइन होगा, अगर ना लगी तो ऑनलाइन होगा। तो तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, कहीं से समझ ना आए तो पूछिए मेरे से।